बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ईम ख़ान और आप देख रहे हैं ज़ईम लर्निंग फोरम। आज जो वीडियो जो मैं शेयर करने वाला हूं, ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में इसको पेश की जाएगी। इसका जो पहला सेगमेंट है वो पाकिस्तान फ़ौज के गाज़ियों, शहीदों, सरफरोशों की हुर्मत के नाम में पाकिस्तान फ़ौज के अज़ीम फ़र्ज़ंदों की वफ़ा की कहानी अगर तहरीर करनी शुरू कर दी जाए तो ना कागज़ हमें मिलेंगे और ना स्याही पूरी होगी। इस शहादत की दास्तान मशरक़ी पाकिस्तान की पहाड़ियों से लेकर, घाटियों और दरियाओं से लेकर सियाचिन की बुलंद पोश पहाड़ों तक पहुंचती है। पाकिस्तान का कोई ज़र्रा ऐसा नहीं है जो मेरे शहीदों के लहू से सुर्ख ना हो। मुझे आज भी वो बेटियां याद आती हैं, वो सुहागनें याद आती हैं जिनके हाथों से मेहंदी की रंगत भी फीकी नहीं हुई और उन्होंने अपने सुहाग को, अपने सरताज को पाकिस्तान की हुर्मत पर कुर्बान कर दिया। मुझे वो बूढ़े वालिदैन कभी नहीं भूले जाते जो ज़ईफ़ी में, नातवानी में अपना सहारा खो बैठते हैं। मुझे वो नंगे पैर चलते हुए बच्चे कभी नहीं भूले जाते जब वो अपने वालिद, शहीद वालिद की लाश को देखकर बेचैन और बेकरार फिरते रहते हैं। ऐ वतन की मिट्टी, क्या तुझे हमारी और कुर्बानी चाहिए? तो वो भी हाजिर है, लेकिन हमारी खाकी वर्दी को, इसकी हुर्मत पर कभी उंगली ना उठाना। पाक फ़ौज की जो कुर्बानी, पाकिस्तान का शायद ही घर होगा जिसमें कोई गाज़ी ना हो, कोई शहीद ना हो, कोई बेवा ना हो, कोई यतीम ना हो जिसका पाक फ़ौज से ताल्लुक़ हो। लिहाजा मैं पाकिस्तान के तमाम लिखने वालों और पढ़ने वालों से ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि खाकी वर्दी के बारे में कुछ बोलने से पहले इन शोहदा को भी नज़र में रख लेना जिनके पाक खून ने आपकी सरहदों की हिफाजत की है। एक ऐसे ही जवान की कहानी है जो कारगिल की टाइगर हिल पे तैनात था। टाइगर हिल जो 16,000 फीट बुलंद पहाड़ी चोटी थी और ऑपरेशन वजह का ये लास्ट टारगेट था कि कारगिल को की फ़तह उसी वक्त मुमकिन होगी जब टाइगर हिल को सरनगू कर लिया जाए। ब्रिगेडियर MP बाजवा जो इस ऑपरेशन के ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने ऑपरेशन के लिए एक यूनिट को की ज़िम्मेदारी सौंपी और उसे भेजा कि टाइगर हिल को सरनगू किया जाए। 3 दिन तक और 3 रात 6 रेजिमेंट सरतोड़ कोशिश करती रही, लेकिन वो टाइगर हिल को सरनगू ना कर सके, बल्कि बहुत से जवान और JCOs इस मार्के में ज़ख्मी हुए। 6 रेजिमेंट की मदद के लिए एक और यूनिट को भेजा गया ताकि इस मार्के को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और कारगिल का जो मार्का जो महीनों से जारी है उसको क्लोज़ किया जाए। 18 ग्रेनेडियर्स को भेजने के बावजूद भी ये मार्का सर ना हो सका। पहाड़ी को 3 अतराफ से 2-2 यूनिटें जो थीं वो लीड कर रही थी।
तीसरी तरफ से 2nd नागा रेजिमेंट, जो स्पेशल एक माउंटेन ब्रिगेड है, जो स्पेशल पहाड़ी इलाकों में लड़ाई करने के लिए तैयार की जाती है, उसे भेजा गया, लेकिन वो भी अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। ब्रिगेडियर एमपी को जब मालूमात मिली तो उनका ख्याल था कि शायद बहुत बड़ी फ़ौज है जो इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला कर रही है, लेकिन जब उन्हें पता चला तो वहाँ एक ऐसा पाकिस्तानी है जिसको अपनी पाकिस्तान की हुर्मत अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, और वो कर्नल शेर खान था। कर्नल शेर खान ने अपनी मुल्क की हुर्मत पे आँच आने नहीं दी और उस पहाड़ी पर अपने साथियों के समेत जान दे दी। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मौजूदा तनाज़र में जो पाकिस्तान आर्मी के हवाले से और पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप के हवाले से और मुख्तलिफ़ पैराए के हवाले से गुज़श्ता 6 महीने से एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। मैं जो पाकिस्तान आर्मी की हुर्मत और उसकी इज़्ज़त मेरे लिए इंतहाई अजीज़ है, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मौजूदा लीडरशिप से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अब वक्त आ गया कि हमें अपने भी कुछ मामलात को रिविज़िट करना पड़ेगा। दुश्मन हमेशा हमारी कमज़ोरी को ज़रब लगाएगा और कुछ नादान दोस्त भी हमें इस मौके का से जाने नहीं देंगे, लेकिन हमें भी कोई चीज़ें सुधारनी है, इम्प्रूव करनी है, ना कि हमने भी उसी डगर पे चलना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का सियासी निज़ाम कुछ इस तरह बदहाल हो गया कि हम बिगड़ते 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 एक बंद गली में दाखिल हो गए। इसका कसूरवार ना मैं इमरान खान साहब को कहता हूँ और ना शहबाज शरीफ को इसका सारा ज़िम्मेदार कहता हूँ, ना मौजूदा फ़ौजी क़यादत को कह सकता हूँ, लेकिन हालात ने हम सबको एक किनारे पे ले आए। अब हमने ये फ़ैसला करना है कि क्या हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है या फिर इससे भी ख़राब हालत में लेकर जाना है। ये फ़ैसला करना है और मैं चाहूँगा कि नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ में इन मसलों को भी डिस्कस किया जाए कि हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है या पीछे लेकर जाना है। आज हम बांग्लादेश और इंडिया से पीछे चले गए हैं, तो क्या हमने नेपाल और काठमांडू से भी पीछे जाना है? अगर नहीं जाना है तो हमने बैठना पड़ेगा और रिविज़िट करना पड़ेगा। जनरल चीफ आर्मी स्टाफ, आपके जो मसाइल हैं यकीनन पहाड़ से भी बड़े हैं। मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप सारे मसाइल हल कर लें, लेकिन आपको मसाइल की बुनियादी हल की तरफ चलना पड़ेगा, और वो इसलिए कि सारी दुनिया इस पर चल रही है। ये मुमकिन नहीं है कि सारी दुनिया एक तरफ चल रही है और पाकिस्तान दूसरी तरफ चले, ये नामुमकिन है। हमने महज़ब ममालिक के साथ किसी हद तक चलना पड़ेगा और वो पॉलिसी जो कामयाबी की तरफ लेके जाती है उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम ये समझें कि मौजूदा पॉलिसी जो फ़ौजी लीडरशिप लेकर चल रही है वो कामयाबी की है, तो फिर आप हमें बताया जाए कि फिर हमने क्या कामयाबी हासिल की है। हम कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे, हमें पलटना पड़ेगा। बहुत तेज़ नहीं, लेकिन आज से सफ़र का आगाज़ करना पड़ेगा। नंबर 1, वो तमाम मिलिट्री ऑफिसर्स, दोज हु आर इन यूनिफॉर्म, नादरा और पीटीए जैसे अदारे को लीड कर रहे हैं, उन्हें वापस अपनी यूनिटों में जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी कौम की अदारे हैं और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तानी कौम के जो लोग हैं वो इस अदारे को लीड करें। ये पाकिस्तान आर्मी का डोमेन नहीं है। पाकिस्तान आर्मी को अपने डोमेन में जाना पड़ेगा। इसी में उसकी रिस्पेक्ट है और उसी में उसका वक़ार है और इसी में तरक्की है। वो तो तमाम अदारे
तमाम टूल प्लाज़ा और वो तमाम अदारे जो सिविलियन गवर्नमेंट का डोमेन है, पाकिस्तान आर्मी वहाँ से रिट्रीट होना पड़ेगा। इसमें ना कोई बेइज्जती है और ना कोई बदनामी है। फ़ौज को फ़ौज बन कर रहना है और सिविल को सिविल बन कर रहना है। और यही हमें पाकिस्तान को दुनिया में एक रिस्पेक्टेबल मुल्क बनाकर कामयाब हो जाएगा। अब मैं हुकूमत की तरफ से आता हूँ। मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान में जो हुकूमत का स्ट्रक्चर है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में 3 तरह की हुकूमत होती है। एक फेडरल गवर्नमेंट जिसे हम मरकज़ी हुकूमत कहते हैं और जिसका जो सरबराह है वो वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म जो है वो अपने कैबिनेट के साथ काम करता है और उसको चाहिए भी अपने कैबिनेट के साथ काम करे। और मौजूदा वज़ीर आज़म साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने कैबिनेट में सिर्फ नग पूरे ना करें, काबिल लोगों को लेकर आएँ। काबिल लोग ही मुल्क को आगे लेकर जाते हैं। अगर आपने सारे अपने जानने वालों को और वफादार लोगों से कैबिनेट को भरना है तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। और नवाज़ शरीफ और PDM की हुकूमत ये समझ ले कि उन्होंने पाकिस्तान को अगर आगे लेकर नहीं जाएंगे तो उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। वो दौर चले गए जब आप कुछ जत्थों को और कुछ ग्रुप्स को और कुछ लोगों को आटे और चावल और चीनी और नौकरी का झांसा देकर इक़्तिदार हासिल कर लेते थे। अब वो मुमकिन नहीं है। आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और परफॉर्मेंस का एक बहुत ही सादा उसूल है जिसके लिए किसी साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी है 40 वजारत है, उन 40 वजारत में आप 40 काबिल सेक्रेटरी लेकर आएँ, डिप्टी सेक्रेटरी लेकर आएँ, एडिशनल सेक्रेटरी लेकर आएँ, माहिरीन लेकर आएँ, ना कि अपने चाचे मामे लेकर आएँ। पंजाब हुकूमत की मैं 2 अदारों की तारीफ़ ज़रूर करूँगा। मियां नवाज़ शरीफ ने जो पुलिस बनाई थी न्यूयॉर्क पुलिस की नकल में, मोटरवे पुलिस, यकीनन आपका एक वो बहुत कारनामा था। और उस पुलिस ने पाकिस्तान मोटरवे पुलिस को में एक बहुत बेहतर है। दूसरा कारनामा जो मियां शहबाज शरीफ, जो आपका एक यकीनन कारनामा है और आपकी ये बात, आपका ये कारनामा आपसे कोई नहीं छीन सकता, लाहौर फोरेंसिक लैब। और आपने वहाँ पे एक ऐसा काबिल शख्स तैनात किया है, मैं इस पर आपको खराज तहसीन करता हूँ। काश पाकिस्तान के तमाम अदारों में आप ऐसे लोग लगा दें तो पाकिस्तान कहाँ पे से कहाँ चला जाए। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपनी पसंद के नहीं, काबिल लोगों से पाकिस्तान के सारे अदारों को ऑर्गेनाइज़ कर लें। आपका मुल्क खुद तरक्की कर जाएगा और आपकी जो इज़्ज़त होगी वो चंद 4-6 लोगों से नहीं होगी, बल्कि आप तारीख़ में अमर हो जाएंगे। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इंतहाई ताकतवर मीडिया बन चुका है और ये मीडिया इतना ताकतवर हो चुका है कि ये किसी भी हुकूमत को बना सकता है और किसी हुकूमत को भी बिगाड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया को और पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मिल बैठ के कुछ पैरामीटर्स तय करना चाहिए अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। लोगों के जो पर्सनल मामलात हैं उसको मीडिया पे कभी भी ना लेकर आए। मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी वायसराय हिंद थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ तकसीम पाकिस्तान में पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। उनके फैमिली के कागज़ात कायद-ए-आज़म को किसी ने ला कर दिए कि ये उनके फैमिली के कागज़ात लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ के और महात्मा गांधी के दरमियान खतूत हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे कायद के अल्फाज थे कि हम दुश्मनों के भी माँ बहनों की इज़्ज़त होती है, हम ये काम नहीं कर सकते। तो मैं पाकिस्तानी साफ़ी से कहूँगा कि चाहे इमरान ख़ान की वाइफ हो, चाहे मरीम नवाज़ हो,
ये सारी काम की ही बेटियाँ हैं, इनकी ऐब स्क्रीन पे ना नछावर करें। आप इनको बेआबरू करके ख़ुद आबरू नहीं बन सकते। मेरे पीटीआई के भाइयों से दरख्वास्त है, अगर नया पाकिस्तान हमने वाकई बनाना है, लोगों को राइट्स देने हैं, जालिम को सज़ा देनी है और मज़लूम को उसका हक़ दिलाना है, तो हमें ये भी याद रखना है कि माएँ बहनी सबकी ही साझी होती हैं ना। तो लोगों के घर के मामलात जो है वो मीडिया पे ना ला के उस पर तबसरा करें और उसको मिर्च मसाला लगा के लोगों को सुनाएं। उन सबकी इज़्ज़त होती है। अगर वो उनकी इज़्ज़त नहीं भी महसूस कर रहे हैं तो आपने उनकी इज़्ज़त करनी है। आखिर में पाकिस्तानी अवाम हमेशा ये तस्वर करती कि इस मुल्क के हालात कोई बाहर से आएगा और कोई ठीक कर देगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये आपके फ़ैसले से अवाम ठीक हो, मुल्क ठीक होगा। जब बरसग़ीर के मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि उन्होंने पाकिस्तान बनाना है तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान एक कागज़ की पुर्ज़ी से बना है, एक बैलेट पेपर से बना है, इसे कानूनदान ने बनाया है। तो जब इलेक्शन हो तो हमेशा पार्टी के पीछे मत जाएं, पर्सन के पीछे जाएं। अगर एक अच्छी पार्टी में एक बदउनवान चोर और गासिब है तो वो कैसे इस मुल्क को आगे लेकर जाएगा। तो जब वोट डालें तो ये सोच कर मत डालें कि आपके वोट डालने वाला हार जाएगा। वो बेशक हार जाए, आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।